नवाब सिंह नागर जी, बीते दिनों आपने पूरे बुद्धनगर की दीवारों पर अपनी वॉल पेंटिंग लगाई है, जिससे ये महसूस हुआ है कि आप इस बार सांसद के लिए अपना दावा कर रहे हैं। इस दावे को लेकर आपका क्या कहना है? देखिए, माननीय मोदी जी के 9 साल शासन के पूरे हुए हैं। उसमें जो मोदी जी के जो स्लोगन्स हैं, उनके समर्थन में जो स्लोगन्स हैं, उनको हमने दीवारों पर लिखवाया है। और क्योंकि दीवारों पर लिखवाया है तो उससे लोगों में एक चर्चा हुई है कि हम भी लोकसभा के क्षेत्र में प्रयास कर रहे हैं। इस तरह का भाव लोगों में बहुत तेज़ी से बढ़ा है। और उसके बाद मीडिया के भाइयों ने भी इस पर चर्चा वर्चा की है और हमसे भी पूछा है। तो क्योंकि हम राजनीतिक क्षेत्र में पिछले 40 साल से कार्य कर रहे हैं, नोएडा में जब से शुरुआत हुई है, लगभग 81-82 से हमने यहाँ पर कार्य शुरू किया। नोएडा को पहला मंडल का स्वरूप देके हमें मंडल अध्यक्ष के रूप में पार्टी ने शुरुआत कराई और हमने उन विपरीत परिस्थितियों में यहाँ संघर्ष किया जब बीजेपी का नाम लेने में भी लोग परहेज करते थे। और उस समय के तमाम कार्यकर्ताओं ने हमारे बीच में साथ में काम किया। और उसके बाद जिले में जिला मंत्री रहा और जिला मंत्री रहते हुए ही मुझे पार्टी ने टिकट दिया और लोगों ने साइकिलों पे साथ लेके साइकिलों पे चुनाव प्रचार करके मेरा हौसला बढ़ाया। और पहला चुनाव मैं नहीं जीत पाया, लेकिन 3 साल बाद ही 96 में पुनः चुनाव हुआ और भारी बहुमत से लोगों ने मुझे चुनाव जिताया और यहाँ पर पहली बार बीजेपी का खाता खोलने का अवसर दिया। तो और उसके बाद से मैंने संगठन में लगातार काम किया है। किसान मोर्चे में 2 बार राष्ट्रीय उपाध्यक्ष रहा हूँ। प्रदेश की टीम में भी माननीय महेंद्रनाथ पांडे जी के साथ, माननीय सत्येंद्र जी के साथ प्रदेश उपाध्यक्ष रहा हूँ। मुझे पार्टी ने 2002 में मंत्री भी बनाया और अभी 2019 में गन्ना बोर्ड का चेयरमैन भी बनाया। तो पार्टी ने भी मुझे बहुत महत्व दिया है, सम्मान दिया है और सबसे ज़्यादा सम्मान जनता ने दिया है, प्यार दिया है। और उसी प्यार का आज चारों तरफ मैं महसूस करता हूँ। मैं जहाँ भी जाता हूँ, क्योंकि लोगों के बीच में मेरा लगातार आना जाना बना रहा है और उनके बीच में जाने में मुझे आनंद आता है। तो सब जगह मुझ पर भारी दबाव लोगों का रहता है कि आपको 16 साल प्रतिनिधि हुए हटे हुए हो गए हैं और जनता आपके साथ है, आपने जनता के लिए संघर्ष किया है। तमाम मुद्दों की याद दिलाते हैं अपने आप लोग, डीएनडे का जिक्र करते हैं, किसानों के लिए आबादी का मामला, 5% का मामला, वो सब जितने मामले हैं, जिला मुख्यालय वाला मामला, सबको याद दिलाते हैं कि आपने संघर्ष किया, हमने साथ दिया और आपने हमारी पहचान बनाई। तो इसलिए आपको हमारे प्रतिनिधि के रूप में आना चाहिए। इसलिए दबाव देते हैं कि आपको अपना मजबूती से प्रस्ताव रखना चाहिए। यहाँ तक कहते हैं कि हमें भी कहीं किसी प्रकार का भी जाने की दिखाने की जरूरत हो तो हम सब तैयार हैं। तो इस प्रकार का भाव लोगों का है। इसी के कारण से हमने भी अपना प्रस्ताव पार्टी के सामने रखना शुरू कर दिया है कि पार्टी नीचे का आकलन करें, जन भावना का आकलन करें और उसके अनुसार निर्णय करें। तो हमें पूरा भरोसा है कि पार्टी हमें मौका देगी। गौतम बुद्ध नगर बीते 15 सालों में बहुत तेजी से आगे बढ़ा है और बहुत तेजी से बदला है। भाजपा और कांग्रेस दोनों के ही अगर हम बीते 15 सालों का रिकॉर्ड देखें तो उन्होंने कोई भी ऐसा प्रत्याशी नहीं उतारा जो स्थानीय हो। ऐसे में आपको लग रहा है कि अब आकर भाजपा आपको टिकट देगी क्योंकि स्थानीय जनभावनाएं आपके साथ जुड़ी हुई हैं? देखिए, जनभावना का बिल्कुल सम्मान किया जाएगा और क्योंकि लोकतंत्र में जनभावना महत्वपूर्ण है, तो मुझे पूरा विश्वास है कि जनभावना का सम्मान किया जाएगा और उसके अनुसार निर्णय होगा। जनभावना का मैं उदाहरण बताऊं कि मुझे कल ही हमारे एक मित्र हैं, उनका फ़ोन आया था, समाजवादी पार्टी में हैं और उन्होंने फ़ोन किया भाई हमें जिस प्रकार से चारों तरफ सूचना हो रही है तो बहुत भारी उत्साह है और युवा वर्ग में इतना उत्साह मैंने महसूस किया है जिसकी सीमा नहीं है। और मैं आपको आश्वस्त कर रहा हूँ कि पार्टी यदि आपको चुनाव लड़ाएगी तो मैं पहले दिन ही, जिस दिन घोषणा होगी, हजारों कार्यकर्ताओं के साथ बीजेपी ज्वाइन करूँगा और आपको चुनाव लड़ाएंगे। तो इस प्रकार का
उत्साह लोगों में है तो उसका जरूर पार्टी संज्ञान लेगी और जनता के सम्मान को देने के लिए हमें चुनाव लड़ाएगी। नागर जी, आपने कहा कि समाजवादी पार्टी के कई कार्यकर्ता आपके कहने पे हजारों की संख्या में आने को तैयार हैं, लेकिन गौतम बुद्ध नगर का सच ये है कि शायद ही अब कोई नेता ऐसा बचा हो जो भाजपा में आने से ना रह गया हो, चाहे वो सुरेंद्र नागर हो, नरेंद्र भाटी हो और ऐसे तमाम नाम जो पहले विपक्ष के होते थे, सब आज भाजपा में हैं। तो सब भाजपा में आ जाएंगे तो क्या भाजपा में ही सब आपस में लड़ेंगे? ये तो भाजपा सौभाग्य है कि सब लोग बीजेपी में आ रहे हैं जी। और आज बीजेपी एक बहुत बड़ा आज समुद्र बन गई है, महासागर बन गई है, तो सब उसमें आ रहे हैं, सब बीजेपी, सबका स्वागत है जी। और इस तरह से बीजेपी का ये लगातार प्रभाव बढ़ रहा है। माननीय मोदी जी का, योगी जी का जो आज प्रभाव है उसका चारों तरफ उसका असर है, उसके कारण से सब प्रभावित होकर लोग आ रहे हैं, सबका स्वागत है जी। लेकिन एक और सवाल है कि आपके अलावा भी कई और लोग हैं जो संघ से भी जुड़े हुए हैं। मैं गोपाल कृष्ण अग्रवाल जी की बात कर रहा हूँ, या विधायक जेवर हैं, या फिर प्रशासनिक अधिकारी तक यहाँ पर अपनी अपनी तैयारी कर रहे हैं। ऐसे में क्या आपको लग रहा है कि आपका दावा उनके सामने मजबूत रहेगा? देखिए, जो नाम लिए आपने सभी जी। अच्छे नाम हैं और सभी का अपना अपना प्रभाव है, लेकिन मैं तो यही कहूँगा कि क्योंकि इस समय लोगों के मन में ये है कि ये खाली हैं और पार्टी में लगातार काम करते रहते हैं, तो उस नाते से इनकी ऊर्जा का, इनकी क्षमता का उपयोग जनता के हित के लिए किया जाए, वो लोगों में भाव है, तो उस नाते से मुझे प्राथमिकता मिलेगी, ऐसा मुझे विश्वास है। ठीक है। अगर पार्टी आपको प्रत्याशी चुनती है तो ऐसे कौन से 3 मुद्दे हैं जिनको लेकर आपके मन में एक प्लान है? जैसे आपने कहा कि आपने पहले भी कई लड़ाइयाँ लड़ी हैं, डीएनडी की है या बाकी हैं, अभी गौतम बुद्ध नगर के ऐसे कौन से 3 मुद्दे हैं जो वाकई अब तक जो भी जनप्रतिनिधि रहे हैं उन्होंने छुए नहीं हैं और होने चाहिए थे? जनप्रतिनिधि तो सभी कोशिश करते हैं जी। लेकिन सबसे जो महत्वपूर्ण मुद्दा आप देख भी रहे हैं, किसानों का आंदोलन चल रहे हैं जी। और किसानों की समस्याओं के लिए सभी पार्टियां उसमें सर्किट कर रही हैं, जो विपक्षी पार्टियां हैं, तो ये मुद्दा है जी। और किसानों की मुद्दा अपनी जगह जायज़ है। ठीक। मैं पहले भी परसों के अमर उजाला में भी न्यूज़ छपी है और उसमें जिक्र हुआ है कि यमुना प्राधिकरण किसानों की समस्याओं के लिए एक विनावली बनाएगी और समस्याओं को हल करेगी, और उसमें हमारे भी उसका जिक्र किया गया है कि हमने भी प्राधिकरण के सामने एक सुझाव रखा था कि जो पुरानी आबादी जो है किसानों की, जो अधिग्रहण कर ली गई थी, उनको छोड़ा जाए और उनका जो मुआवजा ट्रेजरी में जमा कर दिया है उसको वापस लिया जाए, तो इससे लगभग 50% किसानों की समस्या हल हो जाएगी और इसमें किसी का सबका फायदा है। प्राधिकरण को कई सौ करोड़ वापस मिल जाएंगे जो उनके काम आएंगे। जमीन किसानों पर क्योंकि 20-20 साल से 25-25 साल से कब्जा है, वो उसमें अपने उनके सबके मकान दुकान से बनी हुई है, उनको खाली कराना किसी कीमत में संभव नहीं है, तो वो उनके छोड़ दिए जाए, रेगुलराइज कर दिए जाए, तो इससे बहुत बड़ा मामला हल हो जाएगा। ये एक बहुत बड़ा मामला यहाँ का है और इसमें जज सब लगे हुए हैं, प्रयास कर रहे हैं और मुझे उम्मीद है कि जल्दी इसका हल निकलेगा। और दूसरा कोई मुद्दा? और दूसरा जैसे एक बेरोजगार का मुद्दा रहता है, क्योंकि बेरोजगारी संख्या भारत की भी, सब जगह प्रदेश की भी संख्या लगातार बढ़ रही है, बहुत घनी आबादी है, तो स्वाभाविक रूप से एक बेरोजगारी की समस्या एक सबके सामने रहती है, हमारे सभी लोगों को मिलते रहते हैं। तो यहाँ पर स्थानीय लोगों को प्राथमिकता दी जाए और उद्योग में यहाँ पर बढ़ोतरी हो, तो उससे रोजगार मिलेगा। और क्योंकि ये नोएडा इंटरनेशनल जेवर जो हवाई अड्डा ये अपना बन रहा है, इससे बहुत संभावनाएं बढ़ रही हैं और बहुत पूंजी निवेश की यहाँ अब संभावनाएं हैं, और बड़ा पूंजी निवेश होगा तो यहाँ पर लोगों को काम भी मिलेगा, रोजगार भी मिलेगा और प्रदेश को राजस्व मिलेगा, तो उसमें ज़्यादा से ज़्यादा लोगों का लाभ हो, ये एक मुद्दा है। एक उसका तीसरा मुद्दा ये है कि यहाँ के जो छोटे उद्योग हैं उनको भी
थोड़ा सा पुशअप किया जाए, क्योंकि कृषि के बाद यदि रोजगार का सबसे दूसरा बड़ा साधन है, सबसे पहला कृषि है और उसके बाद में उद्योग है, तो उनको भी छोटे उद्योगों को प्रमोट किया जाए, उनको मदद की जाए और उनको बढ़ावा दिया जाए। जी। एक बड़ी समस्या है कि गौतम बुद्ध नगर जैसे बड़े शहर में, बड़े जिले में आम आदमी की सुविधाएं नहीं है, ना सरकारी अस्पताल है, ना सरकारी स्कूल्स हैं। जितनी यहाँ की जनसंख्या है उसके मुकाबले बहुत कम है। तो उस पर आपकी पार्टी कोई काम करने जा रही है, या आप अगर सांसद बनते हैं तो आपके दिमाग में कोई योजना है? ये बात बिल्कुल, क्योंकि शिक्षा और स्वास्थ्य ये सामान्य व्यक्ति के लिए सबसे महत्वपूर्ण मुद्दे हैं। जी। तो दोनों पे ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान देना चाहिए, वो राष्ट्रीय स्तर पर भी, प्रदेश स्तर पर भी और स्थानीय स्तर पर भी। तो यदि हमें कोई भी पावर मिलेगी तो हम उसमें मजबूती से जो भी अपने मामले हैं वो रखेंगे, और जो भी सुझाव और बेहतरी के लिए इन क्षेत्रों में होंगे, शिक्षा और स्वास्थ्य में, उसको हम रखेंगे। एक बहुत बड़ी समस्या यहाँ खड़ी हो गई है। शहरीकरण के कारण यहाँ आवारा कुत्ते आम लोगों की जान के दुश्मन बन गए हैं। हर जगह, हर सेक्टर में, हर सोसाइटी में लगातार आवारा कुत्तों के काटने की घटनाएं आ रही हैं, और प्रशासन इस पे बिल्कुल कोर्ट के नियमों का या एक गाइडलाइन का हवाला देके मुंह फेर लेता है। नहीं, ये है। तो इसको लेकर कोई आपके पास योजना है, या आगे आप कुछ करेंगे? नहीं, इसके लिए कुछ ना कुछ रास्ता निकालना पड़ेगा जी। क्योंकि तकनीकी रूप से तो वो फिर वही है कि उनका शोषण ना किया जाए, सबका वो किया जाए, वो सब चीज़ें टेक्निकली आती हैं। लेकिन इसका निश्चित रूप से कोई ना कोई रास्ता निकालना पड़ेगा, क्योंकि इससे बहुत लोग पीड़ित हैं और दुखी हैं। तो इसका जरूर कुछ ना कुछ रास्ता सही ढूंढना पड़ेगा। ठीक। बहुत बहुत धन्यवाद नागर जी। हम आपको शुभकामनाएं देते हैं कि आपका टिकट कन्फर्म हो। धन्यवाद। धन्यवाद, आपके भी समय निकाला आपने भी, उसके लिए धन्यवाद।